नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में हम मेंस में आए हुए प्रश्न पत्रों को उसके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे और बेहतरीन तरीके से हम पूरे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास लेक्चर में हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को लेने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा पूरा मेंस 7 पेपर में बटा हुआ है और ये अगर आप जीएस की बात करो तो 5 अलग अलग जीएस के पेपर में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हम पेपर 3 या जीएस पेपर 1 के बारे में बात करने वाले। इसमें भी हमने पार्ट 1 को लिया है और पार्ट 1 में हम भारतीय इतिहास के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसको बेहतरीन आंसर बना सकते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि ये जो हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द है ये इस पर विचार करना है आपको, है ना। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 शब्द में अगर लिखने हैं तो बेसिकली आपको 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसी के बारे में आप बता दो कि ये संस्कृत वाक्यांश वसुधैव कुटुंबकम जो है ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ महाउपनिषद से लिया गया है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। इस वाक्यांश का मीनिंग बता दो। तो इसका वाक्यांश क्या है? पूरा विश्व एक परिवार है। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस वाक्य को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं कि हम पूरी दुनिया जो है एक परिवार के रूप में होते हैं और पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक भाईचारे और वैश्विक एकता के सिद्धांत को दर्शाता है। आप एक और लाइन लिख सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री इनको औपचारिक रूप से एक मान्यता दे चुके हैं। ठीक है, इवन आज ही नहीं, हम पहले भी बहुत सालों पहले से इस चीज़ को अपनाते आ रहे हैं भारत में। तो ये 4 पॉइंट अगर आप लिखते हो तो आपका बिल्कुल आंसर जो है वो 2 मार्क्स के लिए रेडी हो जाता है। नाउ सेकेंड, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें सिनौली या राखीगढ़ी के पुरातात्विक स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालना है। यानी कि सिनौली जो खोज हुई थी, है ना, सिनौली पे जो एग्जीबिशन हुआ था इसका या फिर राखीगढ़ी के बारे में, दोनों में से कोई एक में आपको आंसर लिखना है, दोनों पे नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सिनौली के बारे में देख लेते हैं। यह भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। सबसे पहले हमने बता दिया कि कहाँ स्थित है भैया, है ना। उसके बाद पुरातात्विक स्थल है, ये भी बता दिया हमने। कांस्य युग जो है जिसको हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आईवीसी के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सब एक ही है से संबंधित महत्वपूर्ण दफन अवशेषों और कलाकृतियों की खोज के कारण प्रमुखता मिली। यानी कि यहाँ पे दफन के बारे में हमें, है ना, बरियल सिस्टम के बारे में हमें देखने को मिलता है और ये बरियल सिस्टम के कारण ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे दृष्टिकोण से या इतिहास के पर्सपेक्टिव से। ये देर हड़प्पा या हड़प्पा के बाद के काल से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि हड़प्पा को 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है ना। सबसे अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा। तो ये लेट हड़प्पा के टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है। तो ये अगर आप बातें बता देते हो तो आपको सिनौली का क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। राखीगढ़ी में भी सेम आप कि हरियाणा के भारत में स्थित राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। आपको पता होगा कि पहले मोहनजोदारो को हम सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल मानते थे, बट अब बाद के जो एग्जीबिशन हुआ है, खोज हुई है, उसमें हम राखीगढ़ी को सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपने कि जैन दर्शन से संबंधित 5 महाव्रत के बारे में लिखना है। तो 5 महाव्रत क्यों किया जाता है, कौन करता है? तो आपको पता होगा कि जैन जो भिक्षुक होते हैं, है ना, और भिक्षिकाओं के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कौन करता है? तो जैन भिक्षुओं और जैन भिक्षुणियों द्वारा किया जाता है। इसके क्या क्या 5 महाव्रत है? तो जिसमें पहला है अहिंसा, है ना, दूसरा है सत्य यानी सच्चाई का पालन करना, तीसरा है अस्तेय यानी चोरी ना करना, चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यता को पालन करना आश्रम व्यवस्था में, और अपरिग्रह। तो ये 5 चीज़ें आपको पूछी गई थी इस क्वेश्चन में, 2023 के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ीय स्थापत्य शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिए। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप
मंदिर देखोगे तो हम नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके की इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण इंडिया में हम द्रविड़ तरीके के इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमें साउथ इंडिया के बारे में पूछा है कि साउथ इंडिया में इस्तेमाल होने वाला ये जो आपका द्रविड़ स्थापत्य शैली है, ये मंदिरों की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है कि सर ये चोल, पांड्य और मध्यकालीन भारत में आप जाओगे तो विजयनगर आदि राजवंशों में इसका प्रमुखता देखने को मिलता है। इसके अलावा यह दक्षिण भारत में विशेषता फैला हुआ है, जिसको द्रविड़ स्थापत्य शैली के नाम से जान लिया। अगर भारत में हम देखें तो नागर जो शैली है इससे बिल्कुल डिफरेंट है ना, नागर शैली से अलग है। और इसके विशेषता क्या है कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा पिरामिड की तरीके से मीनार है ना, मूर्तियां और विशाल प्रांगण भी होते हैं। तो हमने क्या है, किसने करवाया, किससे डिफरेंट है और क्या क्या चीज़ के लिए फेमस है, ये 4 पॉइंट लिख दिया, इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और भी अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली दूसरे से हमारा जो आंसर शीट है वो बढ़िया दिखे, तो आप क्या कर सकते हो कि एक छोटा सा मैप बना के, है ना, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, ये गुजरात बना दिए, ये दक्कन वाला एरिया बना दिए और यहाँ पे बता दो कि कौन चेर है, कौन चोल है, पांड्य, और 2 मैप बना दो, ये विजयनगर है ना। तो इस तरीके से अगर आप मैप बना के समझाते हो तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके और आपके क्वेश्चन आंसर से चेक करने वाले एग्जामिनर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत के सल्तनत युग की परिस्थितियों में रजिया सुल्तान की असाधारण उपलब्धियों की व्याख्या करना है। सर आपको पता होगा कि रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी इकलौती महिला शासक थी जो कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार और आखिरी बार है ना शासन की। एक्चुअली इसके जो पिता थे उनके कई बेटे तो थे, ऐसा नहीं था कि रजिया सिर्फ अकेली बेटी थी, लेकिन उनको लग गया था कि इनके बेटे उतने अच्छे तरीके से सक्षम नहीं है सत्ता को चलाने के लिए। बट इनका कार्यकाल मात्र 4 सालों तक ही रहा, क्योंकि इनके जो मंत्री परिषद थे जिसको हम चालीसा के नाम से जानते हैं, इनके पिता द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, ये चालीसा ही इनको अपोज करने लगे और फाइनली डाकुओं द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 4 साल का ही इनका कार्यकाल रहा। तो इसको देखते हैं। रजिया सुल्तान टाइम पीरियड 36 से 40 दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला थी। ठीक है, एक लाइन हो गया। वो अपने पिता इल्तुतमिश द्वारा उनकी असाधारण क्षमताओं को पहचान कर बेटों के बजाय उत्तराधिकारी चुना गया, है ना, ये भी पॉइंट हो गया। मध्ययुगीन भारत की गहरी पितृसत्तात्मक संरचना, है ना, ये ऐसा तो था कि बाप के बाद बेटा ही बनेगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी रजिया को क्या कर दिया गया, यहाँ पे शासन घोषित कर दिया गया। लेकिन सक्षम और दूरदर्शी शासक के रूप में साबित तो हुई, लेकिन ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई, 4 साल में ही इनका टेन्योर खत्म हो गया। तो ये चीज़ें आपको बतानी है और अगर आप 4 पॉइंट लिख देते हो तो 2 मार्क्स आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जाट कौन थे, है ना। जाट के बारे में आपको बता दूं तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन अब यहाँ पे जो पूछा है आपको वो 2 मार्क्स के लिए, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट पूछ रहा है कि जाट कौन थे, तो आपको बताने हैं कि सर जाट जो एक किसान प्रगति के हुआ करते थे, एक किसान समुदाय के हुआ करते थे, किसान खेती करते थे, लेकिन बाद में मुगलों के साथ इनकी दुश्मनी बढ़नी शुरू हो गई और मुगलों के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। अगला क्वेश्चन भी वही पूछा है कि मुगलों के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। तो सबसे पहले आप बताइए कि जाट एक कृषि प्रधान समुदाय था जो मुख्य रूप से भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में रहते थे, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आज के दिल्ली के अगल बगल एरिया में। ठीक है, आज भी इन लोग दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, सॉरी मात्रा नहीं, ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से खेती और पशुपालन में थे, लेकिन बाद में योद्धा और जमींदार बन गए, है ना, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा ऐसी पॉलिसी लाई जाती थी कि ये पॉलिसी इनको परेशानी में डाल देता था, इसलिए ये फाइनली क्या कर दिए, अपना खेती छोड़ के जमींदार और योद्धा इस तरीके से जाना शुरू किए। खिलाफ जाट विद्रोह इसलिए किया गया बेसिकली क्योंकि आर्थिक और सामाजिक नीतियों से इनको शिकायत थी। और आप देखोगे कि मुगल डायनेस्टी में बाबर के बाद, है ना, हुमायूं आया, बट हुमायूं ज़्यादा दिन तक टिका नहीं और वो बेसिकली ईरान में ही रहा, है ना, हारने के बाद। सुंग डायनेस्टी की स्थापना, यहाँ पे आपके शेरशाह सूरी डायनेस्टी की स्थापना हुई। उसके बाद फिर अकबर आया, अकबर तक तो सब सही चला, उसके बाद उसके बेटा शाहजहां, जहांगीर तक भी सब सही चला। लेकिन औरंगजेब के आने के बाद, चूंकि औरंगजेब जो था वो बहुत ज़्यादा कट्टर मुसलमान था और उसके कट्टरपन के कारण ही इन लोगों को
या हिंदुओं को खासकर अगर मैं बोलूं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती थी। और यही मेन रीज़न है क्या कि मुगल अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता था, है ना। इसके अलावा औरंगजेब के अधीन धार्मिक उत्पीड़न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला था और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता था। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से अस्थिरता देखने को मिली। मुगल नियंत्रण का कमजोर होना भी इसका एक मुख्य कारण था। तो ये 3 कारण, ये ऊपर इसके बारे में अगर आप बता देते हो तो 2 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए आर्य समाज के बारे में बताइए, शुद्धि आंदोलन के बारे में बेसिकली बताना है। तो क्या है शुद्धि आंदोलन, ये सबसे पहले आपको समझाने पड़ेंगे। तो शुद्धि आंदोलन एक सुधार था जो कि आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया, है ना। शुद्धि आंदोलन के नाम से ही क्लियर है कि एक सुधार की जरूरत थी, है ना, आपके धर्म में, जिसको आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था। ये 20वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में किया जाने वाला आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तियों, विशेष रूप से हिंदुओं को जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वह उनको शुद्धिकरण के द्वारा वापस हिंदू धर्म में लाने का उद्देश्य था। और ये आप शुद्धि आंदोलन के बारे में बता सकते हो। नेतृत्व बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती और बाद में स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेताओं ने किया। तो आप यहाँ पे बेसिकली 4 लाइन जोड़ दिए, क्या था, क्या काम था, कौन किया, है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। Is it clear? Any doubt in this question? Okay. Now, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ देखते हैं ब्रिटिश काल में भारत के सचिव का वर्णन करना है। सर ब्रिटिश काल से पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी सुनाऊं तो आपको पता होगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि हुई, है ना। और इसके बाद पूरी तरीके से बंगाल जो है कंट्रोल में हो गया ब्रिटिश का और यहाँ से इनकी पास रेवेन्यू, पॉलिटिकल, ये सारी राइट्स आ गई अंग्रेजों के पास में। और फाइनली 1857 आते आते तक ऑलमोस्ट ऑल बोल सकते हो या मैक्सिमम प्रोविंस पे, प्रांत पे इनका आधिपत्य जमा हो गया। यही कारण था कि एक इंसिडेंट हुआ जिसको आप 1857 की क्रांति बोलते हो और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फाइनली ब्रिटिश सरकार जो है 1858 का एक रेगुलेटिंग एक्ट लाता है और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है और सारी पावर दे दिया जाता है ब्रिटिश सरकार को, है ना, गवर्नमेंट को। और उसके बाद गवर्नमेंट अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को या कैबिनेट के मंत्रियों को कहाँ भेजता है? तो भारत में सचिव का पद देके भेजता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के लिए राज्य सचिव एक ब्रिटिश मंत्री था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन यानी खत्म और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन को 1858 के हस्तांतरण के बाद बनाया गया। समझ में आ रही है? ये लंदन से ब्रिटिश भारत के शासन करने, सत्ता चलाने जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते थे। तो ये आप अगर लिख देते हो तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है सर? ओके नाउ अब यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है बाबू। कौन सा क्वेश्चन? कि महाजनपद काल के भारत के प्राचीन गणराज्यों और उनकी लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में बताइए, है ना। क्या बोल रहा है कि महाजनपद काल में भारत के प्राचीन गणराज्य कौन कौन थे गणराज्य, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, आप ज्वाइन कर सकते हो सर बेसिकली, है ना। अगर आपको ये सारी चीज़ें एकदम कोमेचिंग मेथड में जानना है, कोमेचिंग मेरा मेथड होता है सर क्लास में। कोमेचिंग का मतलब आप जानते ही होंगे, है ना। बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि इतिहास अगर पढ़ना है तो फिर बोरिंग क्यों पढ़ना है ना, मज़े लेके पढ़ो। तो कोमेचिंग का मतलब कॉमेडी प्लस टीचिंग, है ना। इतिहास कहानी के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियर आधार IAS की नई बैचेस शुरू होने वाली है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री और संविधान पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप जुड़िए और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आपको मेंस के लिए रेडी करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो महाजनपद जो कि 16 महान महाजनपद हुआ करता था, उसमें गणराज्यों के नाम और उनकी लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में बताना है। तो मैं आपको बताया कि गण संघ और लोकतांत्रिक तत्वों में बटा हुआ था, जिसमें से ये कुछ राज्य हैं जो गणराज्य है ना, और ये कुछ राज्य हैं जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में बटे हुए हैं। तो आप इनको लिख दो अगर, और मैं बोलूँगा सर कि एक छोटा सा मैप बनाइए, है ना। ठीक है, छोटा सा मैप बना के, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप पूरा बता देते हो,
ठीक है। 16 के बारे में आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो कि गणराज्य के लिए हमने इस कलर से दिखाया है और लोकतंत्र के लिए इस कलर से दिखाया है, तो ये इम्पैक्ट करेगा, ये तो इम्पैक्ट करेगा ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप बेसिकली मैप के थ्रू, है ना, जितना ज़्यादा हो सके, छोटा सा मैप बनाओ ना, जगह कम है, मतलब बना लो छोटा सा, ठीक है। छोटा सा भी मैप अगर आप बना के इसको समझा देते हो तो इजीली आपको नंबर क्या हो जाता है, दे दिया जाता है। चलिए ये फिर से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन दिया गया आपके कि प्राचीन भारत में नालंदा या तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षक केंद्रों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य लिखे। देखो सबसे पहली बात कि आप अगर इसका इमेज अगर बना देते हो कि भैया यहाँ पे आपका नालंदा था, है ना, और ये पाकिस्तान वाले एरिया, अगर आपको मैप नहीं भी बन रहा है आप ऐसे बना दो ना, बस समझ में आ रही है भाई साहब, इंडिया है, इंडिया जलेबी नहीं है ये। और अगर आप पाकिस्तानी बना रहे हो तो एक ऐसा डब्बा बना दो और दोनों की जगह अगर आप दिखा दिए कि ये नालंदा है और ये तक्षशिला है तो 1/4 मार्क्स तो आपको यही मिल गए, ठीक है। अब दूसरी चीज कि कौन इनको स्थापना किया, है ना, पहला हमने बता दिया कहाँ है, कौन स्थापना किया, क्या विशेषताएं हैं, है ना बाबू, तो विशेषताएं भी बता दिए, हो गया 3 पॉइंट, 3 दूना 6 पॉइंट, क्योंकि 3-3 पॉइंट दोनों का बताओगे ना। अब 6 पॉइंट अगर आप बना दिए तो मुझे बताओ कि कौन फिर आपको आंसर का 4 मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो ये है नालंदा के बारे में, सबसे पहले देखते हैं 12वीं सदी में, है ना, 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया। कौन बनाया? तो कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी का कुमारगुप्त इसको 5वीं शताब्दी में बनाया, ठीक है। आज कहाँ है? बिहार, ऑफ कोर्स सबको पता है, लेकिन बना तो भले ही कुमारगुप्त में, लेकिन ये फला फूला कब? तो ये हर्ष के टाइम पीरियड पे। आपको पता होगा कि भारत का सबसे अंतिम हिंदू शासक जो है वो हर्षवर्धन, या महान बोला जाता है, महान शासक, तो उसके टाइम पीरियड पे ये फला फूला। एक्चुअली पाल वंश साउथ में चल रहा था, उसके टाइम पीरियड पे भी इसमें फ्लरिश हुआ। विनाश कब हुआ? तो आपको बता दे, तुर्क आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने नालंदा को नष्ट कर दिया और इसमें जितने भी बुक्स थे, जितने भी यहाँ की लाइब्रेरीज हुआ करता था, उन सबको जला दिया गया था और इस तरीके से ये नष्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? अब तक्षशिला के बारे में लिख दो, 4 पॉइंट यहाँ लिख दिए, है ना, 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। स्थापना 6वीं शताब्दी में, कहाँ पे है भैया? पाकिस्तान, रावलपिंडी जिला में, ठीक है। उसके अलावा मौर्य वंश में और कुषाण वंश में इसका फला फूला, ठीक है। हून का आक्रमण हुआ था। एक्चुअली आप देखोगे तो गुप्त काल में जब लास्ट में स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड था, उस समय पीरियड पे हून ने आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही महान गुप्ता शासकों की मौत हुई और उसके बाद फिर हूनों ने पूरी तरीके से भारत पर कब्जा करने की कोशिश की और इसी टाइम पीरियड पे जो आपका रावलपिंडी में स्थित आपका तक्षशिला जो है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, है ना। ये शैक्षिक विरासत के साथ साथ बौद्धिक भी और प्राचीन काल की विशेषता भी दर्शाता है। एक लाइन आपने कंक्लूजन भी दे दिया, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। 11वां क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है संगम युग के साहित्य के बारे में बताना है। अब सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि सर संगम डायनेस्टी या संगम साहित्य क्या है। हम तमिल साहित्य के बारे में जानते हैं और बेसिकली तमिल साहित्य यानी कि 3 शासकों द्वारा, चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों को मिला के हम संगम डायनेस्टी या संगम वंश के बारे में जानते हैं। ये तीनों मिलकर हर साल एक व्यवस्था अपनाते थे जिसको हम संगम साहित्य के नाम से या संगम असेंबली के नाम से, संगम सभा के नाम से जानते हैं। तीनों आपस में मिलते थे और अपनी लिटरेचर, अपनी साहित्य, इनको बढ़ावा देने, इनको फ्लरिश करने के लिए काम किया करते थे। तो उसी के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दो कि तमिल राजाओं के संरक्षण मदुरई में आयोजित 3 संगमों में कवियों और उनके बारे में कार्य किया जाता था। इसके बारे में और डिटेल लिखो तो क्या था? तो साहित्य, है ना, शास्त्रीय तमिल में लिखा गया, ठीक है। प्रकृति में धर्मनिरपेक्षता देखी जा रही थी, यानी धार्मिक चीज़ें नहीं देखी जा रही थी, बेसिकली मानवीय भावनाओं, युद्ध, नैतिक और दैनिक जीवन में केंद्रित था। ऐसा नहीं था कि हम हिंदू तुम मुसलमान, है ना, ठीक है, जैसे आज चलता है, तो ये चीज़ें तो थी नहीं सर, ओके। फिर 2 श्रेणियों में विभाजित हो गया, कौन कौन? एक आपका अहम, दूसरा पूरम। ये प्रेम कविता था, ये वीर कविता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप संगम डायनेस्टी के बारे में लिख सकते हो। अब जो 12वां क्वेश्चन है ये आपसे पूछा है मध्यकालीन भारत से और उसमें भी मुगल से
कि मुगल राजकुमार जो दारा शिकोह थे उसकी ऐतिहासिक भूमिका और योगदान लिखें। तो आपको पता होगा कि शाहजहां के बेटा था दारा शिकोह और शाहजहां का ही बेटा था औरंगजेब। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसका शासक बने, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ सर कि औरंगजेब चाहता था कि वो शासक बने। अब दोनों में दिक्कतें शुरू हो गई और जब दिक्कतें शुरू हुई तो औरंगजेब दारा शिकोह को भी मार दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये उसकी सत्ता को हथिया लेगा, और अपने पापा को भी यानी कि शाहजहां को भी कहाँ पे बंदी बना लिया। ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसको देखते हैं। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और एक प्रमुख विद्वान था। सर मैं आपको बता दूं कि अगर दारा शिकोह औरंगजेब के जगह भारत का नया शासक बनता, मुगल डायनेस्टी का नया शासक बनता, तो हो सकता था कि आज हमारी इतिहास कुछ और हो, क्योंकि दोनों डिफरेंट थे, दोनों भाई थे, बट दोनों की सोच, दोनों के कार्य बिल्कुल अलग अलग था। कैसे? दारा शिकोह जो कि एक लिबरल पर्सन था, है ना, वहीं पे अगर आप औरंगजेब की बात करो तो वो एक बोल सकते हो कि कट्टर मुसलमान या कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला था। औरंगजेब धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा बात करता था, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दारा शिकोह की तो वो साइंस, विज्ञान, है ना, इसके अलावा मतलब कविता, ये सब साहित्य, इन पे बात करने पे ज़्यादा फेमस था। तो ये बहुत प्रमुख विद्वान भी था, दार्शनिक भी था और कला के संरक्षक भी था। अपने भाई औरंगजेब के विपरीत बाद में सिंहासन पर कौन बैठा? तो आपको पता है कि औरंगजेब बैठा, दारा शिकोह नहीं बैठ पाया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, फाइनली औरंगजेब के साथ यहाँ पे देखिए मुगल इतिहास में क्या क्या भूमिका है। तो शाहजहां के बाद दारा शिकोह का पक्ष लिया शाहजहां, लेकिन जैसा कि मैंने आपको भी समझाया सेम वही है, इसको आप लिख सकते हो कि औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद फाइनली इसकी हार हुई और इस हार में दारा शिकोह की मतलब मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर आपका जो औरंगजेब है वो नया शासक बना। कला और संस्कृति का संरक्षण भी करता था। तो ये चीज़ें आप अगर उसके बारे में बता देते हो तो बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का आकलन करना है, 4 मार्क्स। तो आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह है, अहिंसक सत्याग्रह है ना। हिंसा को तो वो अपनाते ही नहीं थे। फाइनली अगर हम देखें तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तब थोड़ी सी समाज सुधारक जो थे वो अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से काम सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ तब जब महात्मा गांधी का भारत में एंट्री हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें चंपारण सत्याग्रह में जोड़ने हैं 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला राजनीतिक आंदोलन था, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्वतंत्रता संग्राम तो चल रही थी सर, लेकिन मोड़ आया, महत्वपूर्ण मोड़ आया, है ना। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस तो चला रही थी, पर महात्मा गांधी के आने के बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चंपारण सत्याग्रह की बैकग्राउंड क्या था? तो नील की खेती किया जाता था और ब्रिटिश जो थे वो किसानों को जबरदस्ती उनके जमीन पे, है ना, नील की खेती करने के लिए 3/20वां हिस्सा, यानी कि अगर 20 हिस्सा है तो उसके तीसरे हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। और इस मजबूर के कारण, चूंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर नील की खेती हो जाती है तो वो ज़मीन बंजर हो जाता है ना, और उस पर फिर आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते। दूसरी चीज़, नील की खेती करते तो थे, लेकिन इस पे जो इनको कीमत दिया जाता था वो बहुत ही कम दिया जाता था। तो ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड था। स्थानीय नेताओं की भूमिका में तो राजकुमार शुक्ला थे, जो कि एक किसान हुआ करते थे और गांधी जी से मिलने गए और उन्होंने गांधी जी को मना के फाइनली इसको गांधी जी को किसानों की दुर्दशा देखकर आमंत्रित किया चंपारण में और फाइनली गांधी जी गए। 1917 में यह आंदोलन हुआ और गांधी जी जैसे चंपारण गए वहां ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना की और अहिंसक प्रतिरोध किया। हिंसा के बिना इन्होंने प्रतिरोध किया और फाइनली अंग्रेजों को उसका बात मानना पड़ा और जो अवैध तरीके से ज़मीन को हड़पा गया था वो भी दिया गया। तो ये पॉइंट अगर आप लिखते हो, सबसे पहले पृष्ठभूमि 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, सत्याग्रह की रणनीति 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स के लिए आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। चलिए
अब पूछा है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष की जांच करें। तो आपको पता होगा कि मध्यकालीन भारत में, ये दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य चल रहा था। क्या क्या डिफरेंस थी? तो सर बहमनी जो है हिंदू शासक थे, विजयनगर मुसलमान शासक थे। दोनों प्रमुख शक्तियां थी दक्षिण भारत में और दोनों की अक्सर क्षेत्रीय और आर्थिक वर्चस्व को लेकर आपस में टकराव रहती थी। आपको पता है कि जब भी कोई दो बड़े बड़े शासक अगर अगल बगल रहे, पड़ोसी में नहीं बनती ना भैया, है ना। मेरा पड़ोसी देख के जलते रहता है, क्या कर सकता हूँ मैं, है ना। आप कुछ करो, आपके पड़ोसी के पेट में मिर्ची लग जाएगी। तो जब दो बड़े बड़े ताकत होते हैं अगल बगल, तो यही दिक्कत होती है। वो भले ही आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, उन सब को लेके टकराव होना शुरू हो जाता है। और यही टकराव हुआ विजयनगर और बहमनी के बीच में। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक संघर्ष चला और मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय तक युद्ध चला और मध्यकालीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार मिला। यानी 2 दशकों तक ये लड़ाई करते रहे। और बेसिकली संघर्ष का कारण क्या था? तो अभी जस्ट हमने देखा कि पहला क्षेत्रीय विवाद क्या? तो तुंगभद्रा दोआब है सर, साउथ में अगर आप देखोगे तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है और आप अगर खेती कर रहे हो तो आपके लिए खेती में सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वो आपका ज़मीन रखता है। और अगर ज़मीन फर्टाइल है तो उसके लिए तो आप लड़ मर जाओगे। तो ये भी तो वही कर रहे हैं। तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्र में इसका साम्राज्यों के बीच विवाद था, है ना। रायचूर और मुद्रल किले संघर्ष के मुख्य बिंदु थे। रायचूर जो आपका क्षेत्र है उसमें भी इन लोगों के बीच क्षेत्रीय विवाद चलने लगा। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण, वो बोलता था ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह मैं रखूँगा। विजयनगर भी लाइक ऐसा कैसे होगा, मैं बड़ा हूं, मेरे को दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों व्यापार मार्ग पर, दोनों राज्य तटीय बंदरगाह और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण चाहते थे। सबको लगता था कि ये बंदरगाह मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज्यादा बंदरगाह होगा बाहरी दुनिया से व्यापार करने के उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो दोनों इसके लिए भी आपस में लड़ते रहते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी मैं वहां पे थोड़ा सा ऑपोजिट बता दिया था। विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था, है ना, लेकिन बहमनी वहीं पे सल्तनत इस्लाम का था। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा टंग मिस हो गया था। तो ये आपको बहमनी जो है इस्लामिक धर्म को पालन करता है और विजयनगर जो है वो एक हिंदू धर्म को पालन करता है। दोनों धार्मिक सहिष्णुता में लगे तो थे, लेकिन अब संघर्ष तो होता ही है। अगर आपका दोस्त कहीं ना कहीं, अगर आप हिंदू हो और आपका दोस्त इस्लाम धर्म को मानता है, देखो माना कि दोनों में दोस्ती तो थी सर, लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनी भी हो जाएगी। अगर दिक्कतें हुई तो मन मुटाव तो होना शुरू हो जाता है जब दो धर्म एक साथ रहते हैं। यहाँ पे भी धार्मिक मतभेद था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गठबंधन, है ना। बहमनी सल्तनत ने अक्सर विजयनगर के खिलाफ दक्कन सल्तनत के साथ गठबंधन किया कि ये मैं हूँ, ये तू है, अगल बगल के राजाओं को मैं मिला लेता हूँ, इधर के राजाओं को तू मिला ले, है ना। दोनों के बीच में तो दिक्कतें होनी ही है। और ये जब होता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती है। तो आप यहाँ पे कितना पॉइंट लिख लिए, देखिए यहाँ पे तो एक इसके बारे में बता दिए, है ना। 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया सर 4 नंबर का। निष्कर्ष लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 4 मार्क्स बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के लिए। छत्रपति शिवाजी के राज्य के राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। अब देखो भैया, जैसे ही 8 मार्क्स, है ना, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 25 मार्क्स ऐसे का क्वेश्चन आएगा, आप सिंपल सा अपने उत्तर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। अरे बोल दो कि मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके ही लिखूंगा। कैसे? तो पहला पार्ट होगा आपका प्रस्तावना, दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा बॉडी या मुख्य बिंदु, है ना, और तीसरा पार्ट हो जाएगा सर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, बोल आ रहा है ना? हाँ ठीक। अब बैठ, कॉपी लेके बैठा है ना कि सिर्फ वीडियो देख रहा है? कॉपी लेके बैठ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ लिख, और ये पीपीटी दे दूंगा मैं, ठीक है। टेलीग्राम पे कहीं पे भी, या प्रीमियर एकेडमी की वेबसाइट है वहाँ पे डल जाएगा, जाके देख, है ना। तो कैसे लिखना है अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि 4 मार्क्स में क्या स्ट्रक्चर सर,
4 मार्क्स में जितना से ज़्यादा हो सके फैक्चुअल डेटा देनी थी, लेकिन अब आ गया 8 मार्क्स। और 8 मार्क्स में बेटा अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं लिख रहे हो, डैट मीन्स कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये बात समझिए। अब दूसरी चीज़, प्रस्तावना लिखना नहीं है। आप प्रस्तावना में बिंदु लिखोगे और बिंदु को पढ़ के ये समझ में आएगा कि बेटा मैंने क्या लिखा है, प्रस्तावना लिखा है। आपको ये मुख्य बिंदु बॉडी लिखने, ऐसा नहीं लिखना अरे सर मैं तो प्रस्तावना लिख रहा हूं, है ना, प्रस्तावना अंडरलाइन डैश, नो 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 नो, ये गलती नहीं करना बिल्कुल। प्रस्तावना में क्या लिखना है बता रहा अभी, है ना। कंक्लूजन में निष्कर्ष लिखने नहीं है, निष्कर्ष भले ही लिख सकते हो, ये दोनों तो बिल्कुल मत लिखना। अब देखो प्रस्तावना में सर हमें यह बताना है कि बाबू हम आपके क्वेश्चन के डिमांड को समझ चुके हैं, है ना। प्रस्तावना आपको 3 लाइन लिख के ये बता देना है एग्जामिनर को कि सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना समझ में आ गया मेनू, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको कहाँ बताना है, बॉडी में। प्रस्तावना में बोल देना है कि समझ गया मैं, और बॉडी में क्या बताना है, क्या समझे बताओ, बताना पड़ेगा ना, प्रूफ देना पड़ेगा कि हम समझ चुके हैं। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। कंक्लूजन होगा कि क्या निष्कर्ष निकल सकता है आपके एग्जाम, आपके इन दोनों बिंदुओं का क्या निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें आपको और समझ में आएगा। पूछ रहा है छत्रपति शिवाजी के राज्य के राजनीतिक संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका प्रस्तावना है, 2 लाइन मैंने दिए हैं आपके कॉपी में लिखने के लिए। क्या लिखो, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अरे किसके बारे में पूछा है, छत्रपति, बताओ ना भैया छत्रपति थे कौन, मुझे कैसे पता चलेगा कौन है छत्रपति, तो बताना पड़ेगा ना प्रस्तावना में कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अच्छा भैया आगे, अपने कुशल प्रशासन, सैन्य सुधारों और विकेंद्रीकरण शासन के लिए जाने जाते। अच्छा 2 लाइन। तीसरा, उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली अच्छी तरह से संरचित थी जिसमें न्याय, दक्षता और कल्याण पर जोर दिया गया था। समझ में आ गया मुझे इनके बारे में। अब राजनीतिक संगठन क्या था, राजनीतिक संगठन तो स्वराज्य। मुगल से क्यों उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि मुगलों का स्वराज्य नहीं, मुगलों का साम्राज्य था, और मराठाओं का स्वराज्य। स्व यानी खुद का, राज्य यानी अपना, है ना, स्वराज्य अपना राज्य। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने किसका उदाहरण दिया, स्वराज्य का, ठीक है। तो प्रशासनिक राजनीतिक संगठन कैसे हुआ, अपना स्वराज्य देने के लिए जाना जाता था। राज्याभिषेक किया गया रायगढ़ में और छत्रपति के रूप में पहचाना जाने लगा, अपना स्वराज्य बनाए कि हम मुगलों से दूर रहेंगे, मुगल के अंतर्गत नहीं आएंगे, है ना, हम हिंदू साम्राज्य, हिंदू स्वराज्य बनाएंगे, उनका साम्राज्य चल रहा था। बात समझ में आई। केंद्रीय प्रशासन, शिवाजी ने 8 प्रमुख मंत्रियों की अध्यक्षता में एक अच्छी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था। अरे मैं अकेले क्यों काम करूंगा, है ना, आप करो ना। तो आपको पता होगा कि राजा होता था, है ना, महाराजा, उसके बाद पेशवा हुआ करते थे, तो ये सब तो मिनिस्टर थे ना। तो 8 ऐसे मंत्रियों की अध्यक्षता में काम किया, और इनके बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए मंत्रियों को क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। आप आज कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम शक्तियों का पृथक्करण करते हैं वही सेम चीज यहाँ पे लाया गया। और अगर हम नेक्स्ट देखें इसकी स्थानीय व्यवस्था, तो जैसे आज आप देखते होंगे कि हमारे पास सेंटर है, देन स्टेट है, और उसके बाद फिर भैया क्या है, तो पंचायत है गुरुजी, है ना। तो ये 3 व्यवस्था में तो ये भी स्थानीय विभाजन कर दिए, जिसमें एक प्रमुख सूबेदार होता था। तो इस तरीके से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। आर्थिक व्यवस्था के लिए आपको पता होगा कि चौथ और सरदेशमुखी इन 2 भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। चौथ 1/4 कर वसूला जाता था, सरदेशमुखी यानी कि 10% एक्स्ट्रा कर बचाने के लिए या सुरक्षा के लिए यहाँ पे रखा जाता था। तो आप ये लिख दोगे तो आपको बिल्कुल 8 मार्क्स के लिए आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पतन पर एक तर्कपूर्ण टिप्पणी लिखिए, है ना। कि जब ब्रिटिश सरकार भारत में नहीं आई थी उससे पहले हमारी जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से हस्तशिल्प तक था, लेकिन ब्रिटिश इंडिया जैसी भारत आई, ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश कंपनी जब भारत आई तो पूरी तरीके से हमारी जो व्यवस्था है वो खराब हो चुका। क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में जानने की जरूरत है। अब सर आपको पता होगा
कि 12वीं शताब्दी में, है ना, 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में रेनेसांस हुआ और रेनेसा के बाद औद्योगिकरण की शुरुआत हुई ब्रिटेन में। और औद्योगिकरण यानी कि वैज्ञानिक तकनीक आना शुरू हो गया, विज्ञान बढ़ना शुरू हो गया, मशीनों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। और जब मशीन बनाए गए तो फिर भारत में भी लाए गए, और भारत में लाए गए तो हमारे पेट पे मालिक, है ना, क्या हो गया, मार दिया गया लात। और जब लात मारा गया तो हम फिर हस्तशिल्प को भूल ही गए। हम भी अब तो कपड़ा पहनेंगे तो बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, मशीन से बना हुआ, कौन पहनेगा इसमें, क्योंकि इससे काम अच्छी होती थी, क्वालिटी तो नहीं मिलती थी ना। अगर आपको फिनिशिंग अच्छी देनी है तो मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे डिलीवर करनी है। अब 8 मार्क्स के लिए अगर आंसर लिखना है बाबू तो कैसे लिखोगे, आइए देखते हैं। तो 3 पार्ट में बांटूंगा, जैसा कि पहले भी बताया। पहला प्रस्तावना लिखूंगा, दूसरा बॉडी लिखूंगा और तीसरा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष लिखूंगा। आइए देखते हैं। पहला, भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग जो सदियों से फल फूल रहा था, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा। एक लाइन में बता दिए कि क्या पूछे हो बाबू, समझ गया है, ठीक है। उसके बाद यह मुख्य रूप से शोषणकारी आर्थिक नीतियों, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अपने स्वयं के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया था। क्योंकि अगर मशीन से कपड़ा बनेगा, मैं मशीन के कपड़ा खरीदूंगा तो किसको फायदा है, मेरे को नहीं, सरकार को। कौन सरकार, ब्रिटिश सरकार। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, इसमें आप क्या लिख सकते हो गिरावट के कारण में, तो ब्रिटिश की आर्थिक नीति। कैसी आर्थिक नीति थी, तो आइए देख लेते हैं आर्थिक नीति कैसा था। धन की निकासी, अरे भैया भारत से धन निकालना है तभी तो ब्रिटेन जाएगा, और ब्रिटेन जाएगा तब तो मैं माला माल होऊंगा, पैसा वाला। तो मुझे जब पैसे निकालने हैं तो सामान ला के बेचूंगा ना, तब तो पैसे निकलेंगे। स्वदेशी अर्थव्यवस्था का विनाश, तुमको अगर मैं कमजोर कर दिया तो क्या तुम ऐसे लड़ पाएगा, नहीं। तो ये चीजें यहां पे की गई ना कि अगर भारत के पास पैसे ही नहीं होंगे, पैसे कैसे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक व्यवस्था को खराब कर दिया जाएगा। और जैसे मैं आपकी आर्थिक व्यवस्था को खराब किया, बेटा समझ लो कि मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि पैसा नहीं तो, है ना, वो डायलॉग सुने हो ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है, तो आप किसी भी देश को नहीं कुछ उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सर। आज मान के चलो कि अगर यूक्रेन रसिया से क्यों नहीं जीत पा रही है, क्योंकि रसिया के पास फोर्स पावर, मैन पावर के साथ साथ मनी पावर भी है, ठीक है। और जिस देश के पास मनी पावर होती है उसकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होती है, आज हम पाकिस्तान को आंख दिखाते हैं बट चाइना को क्यों नहीं दिखा पाते, क्योंकि चाइना के पास मनी पावर है, हमसे ज़्यादा आर्थिक कंट्रोल है ना, इकोनॉमिकल कंट्रोल है उसके पास। और अगर आप उसको आंख दिखाए तो फिर आपकी आंख रहेगी नहीं। तो ये चीज़ें आपको इतिहास में समझना है। इतिहास को कभी भी इतिहास की तरह देखना ही नहीं है। आप जब आंसर लिखो तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इतिहास को मैं आज के पर्सपेक्टिव से कैसे जोड़ूंगा। अरे आज भी तो वही हो रहा है, पाकिस्तान हमसे कमज़ोर है, हम जब चाहे उस पर आंख दिखा देते हैं, चाइना से हम डरते हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन में आप जो भी सामान खरीद रहे हो, आप अपने आप को देख लो, 50% आप नहीं हो, आप चाइना के माल हो, चाइना का माल इस्तेमाल करते हो। तो जिसकी भी आर्थिक स्थिति, तो अगर हम स्वदेशी या भारत की आर्थिक व्यवस्था को विनाश कर दिए तो भैया इजीली हम इनको क्या कर सकते हैं, अपना कच्चा माल बेचेंगे, है ना, ठीक है। अनुचित व्यवहार, मैं भारी शुल्क लूंगा। अगर मान लो आज आपके पास एक ही कॉलेज है तो ऐसा नहीं लगता है कि यह कॉलेज मनमानी फीस लेगा, लेकिन जब कंपटीशन होता है, मान लो एक ही कपड़े का दुकान है तो वो क्या करेगा, आपको उस कपड़े को खरीदना ही पड़ेगा जितने रेट में देगा। लेकिन मान लो इसी जगह पे 4 कपड़े का दुकान है तो मनमानी नहीं कर पाएगा। तो सेम उसी तरीके से ये चूंकि एक ही थे इसलिए भारत में ज़्यादा भारी शुल्क लगाते थे। कंपनियों का एक अधिकार था, जैसा कि अभी जस्ट समझाया आपको। कारीगर वर्ग को विनाश कर दिया। हमारे जो यहाँ के कारीगर वर्ग थे, जब आप उनको काम ही नहीं दोगे तो वो तो विनाश होंगे ही ना। तो इस तरीके से ये जो थे पूरी तरीके से भारत की जो हस्तशिल्प व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, है ना, जिसमें हमने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पतन के बारे में टिप्पणी लिखी। नाउ अच्छा, ये एक क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के भीतर भक्ति और सूफी विचारधाराओं की समानता का मूल्यांकन करना है। तो मध्यकालीन भारत में आपको पता होगा
कि भक्ति सूफी आंदोलन हुए और इन भक्ति सूफी आंदोलन को आपको 15 मार्क्स के लिए डिलीवर करना है। तो दोनों को डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। दोनों की भक्ति सूफी आंदोलन के बीच समानताएं क्या थी, तो क्या क्या समानताएं थी सर? आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिसरण, दोनों एकेश्वरवाद और भक्ति दृष्टिकोण को रखते थे, है ना। आगे अगर आप देखोगे तो अनुष्ठानों पर आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव था दोनों का। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, दोनों सामाजिक पदानुक्रम की अस्वीकृति देते थे, जाति धर्म को, जातिगत भेदभाव को नहीं मानते थे। ऐसा मानना था कि वर्ग व्यवस्था होना ही नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इनके बीच समानता थी। संस्कृत अरबी से इतर सामान्य लोक भाषा में, अरे भैया इंग्लिश क्यों बुलवा रहे हो मेरे से? जब मैं भारत का इंसान हूं तो भारत में हिंदी चलवाओ ना। सेम वही तो फायदा हुआ कि मैं संस्कृत और अरबी नहीं बोलूंगा, मैं किस में बोलूंगा? सामान्य लोक भाषा में। अगर मैं महाराष्ट्र में जा रहा तो मराठी बोलूंगा, अगर मैं तमिलनाडु जा रहा तो तमिल बोलूंगा, और अगर मैं बंगाल में जा रहा तो बंगाली में बोलूं। तो ये समानताएं थी दोनों की। अंतर क्या थे? तो ईश्वर की अवधारणा, भक्ति व्यक्तिगत या निराकार देवता के प्रति भक्ति पर जोर दिया। तो ये अंतर कुछ लिख देंगे। तो जब हम समानताएं लिख दिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से, सामाजिक, आर्थिक, है ना, एकेश्वरवाद, भक्ति, अनुष्ठान, इन सब पर्सपेक्टिव से अगर हम लिखते हैं तो हमारा आंसर एनरिच होता है। और जब आपका आंसर सारे डायमेंशन को चेक करता है तो वो आंसर सर बेहतरीन आंसर बन के निकलता है। ठीक है, चलिए तो अंतर देख लेते हैं। अंतर में क्या है? संस्थागत संरचना, धार्मिक ग्रंथ, है ना। भक्ति ने भगवत गीता, रामायण और वेद की प्रेरणा ली, जबकि सूफी ने क्या लिया? अरे सूफी इस्लाम धर्म को मानने वाला है तो कुरान को ही फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? निष्कर्ष लिख दीजिए आप 2 लाइन। तो इस तरीके से 15 मार्क्स को आप आसानी से ले सकते हो। 2-3 मार्क्स आपको निष्कर्ष में मिल जाएगा, 2-3 मार्क्स आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा, बाकी बीच में आप जो मटेरियल दे रहे हो। एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का और, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज के योगदान की समीक्षा करना है। आपको भले ही आज लगता होगा कि भारत आजाद हुआ है अहिंसा से, लेकिन सर अहिंसा से भारत को आजादी मिलने से पहले कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड बन चुका था, एक पृष्ठभूमि बन चुकी थी आईएनए के द्वारा। आईएनए वो एक संस्था थी जो कि भारत में न रहते हुए भी भारत के बाहर से देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। सिंगापुर से इसकी जर्नी शुरू होती है और इसी तरीके से न जाने कितने देशों में जाते हुए, बर्मा से होते हुए तब जाके भारत में फिर आता है। जापान की अगर हार नहीं हुई होती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आज आईएनए की सिचुएशन कुछ अलग होती, और हो सकता था कि जो हमें 1947 तक रुकना पड़ा वो कहीं हम पहले ही इसको अचीव कर पाते। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं इसमें हम आंसर कैसे 15 मार्क्स के लिए लिख सकते हो। तो सबसे पहला काम प्रस्तावना में आपको आईएनए के बारे में बताना है ना। तो क्या समझ लिए सर गुरुजी? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने सशस्त्र प्रतिरोध के जरिए ब्रिटिश शासन को चुनौती देकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1942 में सिंगापुर में स्थापित आईएनए ने भारत के अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के लिए जापान और धुरी शक्तियों के साथ सहयोग किया। तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया 3 लाइन। ठीक है, 3 लाइन लिख लिए, 2 मार्क्स इजली या 3 मार्क्स इजली यहाँ से मिल जाएगा। अब आईएनए का गठन और उद्देश्य क्या था? तो उत्पत्ति मैंने आपको बताया सिंगापुर से हुआ, है ना, 1942 में। बाद में 1943 में सुभाष चंद्र बोस के अधीन इसको पूरी तरीके से दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो इसी में, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल लोगों सहित भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित। अरे माना कि तुम आसानी से किसी को चुपचाप से बोल के काम करवा सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में होता है कि तुम देशभक्ति कैसे निभा रहे हो। क्योंकि वो समय था सर 1940s 1950 का, और 1940s के टाइम पीरियड पे लोग अपने सूबे, लोग अपने समुदाय, लोग अपने गांव, इनसे जुड़े हुए थे, ना कि राष्ट्रीयता भावनाएं थी। राष्ट्रीयता की भावना आना उनमें बाकी था और भावना धीरे धीरे जगाई जा रही थी। जो लोग अंग्रेजों के सैनिकों में काम करते थे उनमें कहीं ना कहीं हमें राष्ट्रीयता जगाने की जरूरत थी, और इस तरीके से आईएनए ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंद सरकार चलाई 1943 में और अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। आप जानते हो कि 1946 में, ठीक है, 1946 में हम अंतरिम सरकार की बात करते हैं, बट आईएनए ने तो 1943 में ही शुरू कर दिया था। ये तो पहले से ही सरकार चलाते थे,
कहाँ से? सिंगापुर से रह के, ठीक है। भारत में प्रवेश किए 44-45 में। जापानी सेनाओं के साथ मिलकर पूर्वोत्तर भारत में इम्फाल और कोहिमा अभियान शुरू किया। तो इस तरीके से आपको सारा चीजें बोलते हुए फाइनली निष्कर्ष लिख दो कि आजाद हिंद फौज ने सीधे सैन्य रूप से स्वतंत्रता नहीं जीती। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता हमें हिंसा से नहीं मिली, बट इसके बिना भी मतलब स्वतंत्रता चलो मिल जाता हमें, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर। कैसे? इसने राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करके और ब्रिटिश भारतीय सेना की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करके ब्रिटिश नियंत्रण को काफी कमजोर कर दिया। और जब जैसे ये कमजोर हुआ, ठीक है, बस इधर से हम आजादी छीन लिए, है ना। उसने 45-46 में बड़े पैमाने पर विरोध और विद्रोह के साथ 47 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत आधुनिक भारत में देशभक्ति और साहस को प्रेरित। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख दोगे, आसानी से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो ये हमारा पूरा जो पेपर 3 है उसको हमने यहाँ पे कवर किया। जैसा कि आप देख सकते हो भारतीय इतिहास पेपर 3 में आता है और इस पेपर 3 को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। किस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हो ये भी मैंने आपको बताया है। आई होप आज की ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो क्लासेस है, आपको समझ में आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो आगे, ये भी आप हमें बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। साथ ही आपको बता दें कि ये सारी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ प्रीमियर आधार IAS की या प्रीमियर एकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। सबको जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।